सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। अगर आपको समझना है कि ये सरकार कोरोना काल में किस तरह से काम कर रही है दोस्तों, तो आपको आउटलुक के इस पहले पन्ने पर गौर करना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आउटलुक क्या कह रहा है कि यह सरकार गायब है। जी हां, नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उम्र 7 साल, और अगर मिल जाए यह सरकार तो देश के नागरिकों को बताना। आउटलुक का यह जो पन्ना है दोस्तों, यह अपने आप में इस सरकार की हकीकत को बयां कर रहा है। मगर मैं एक कदम आगे जाना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे कोई बड़ी घटना होती है, देश के गृह मंत्री अमित शाह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। आपके सामने ढेरों मिसालें हैं। दिल्ली में जब दंगे हुए, उस दौरान सड़क पर कौन था? उस दौरान सड़क पर गृह मंत्रालय की तरफ से तो कोई नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे। यही नहीं, उसके बाद जब देश में कोरोना की पहली लहर आई, लॉकडाउन आई, तो उस दौरान मैं जानता हूं अमित जी की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर उस दौरान भी वो पूरी तरह से गायब थे। और फिर मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से त्राहिमाम मचा हुआ है। हालांकि मेरा तो यह मानना है कि सरकार का कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में कोई ढंग की बात नहीं कर रहा है, मगर अमित शाह का गायब होना अपने आप में एक बार फिर कई सवालों को जन्म दे रहा है। इस रहस्य का क्या कारण है? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में ऑल इज नॉट वेल? क्या यह सवाल उतना लाजमी नहीं है? मगर आज कोरोना को लेकर जो मुद्दे मैं आपके सामने उठा रहा हूं वो और भी गंभीर हैं। मैं जानता हूं कि आप विपक्ष की आवाज नहीं सुनते हैं, मगर क्या आप जनता की आवाज सुनेंगे? यह सवाल है मेरा भारतीय जनता पार्टी सरकार से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता की दर्द भरी दास्तान एक के बाद एक बढ़ती हुई जा रही है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने यह मोतिहारी की तस्वीर है। इस एम्बुलेंस के पीछे एक पिता खड़ा है और वो चिल्ला रहा है कि मेरे बेटे से ऑक्सीजन ले लिया गया। जब मैं इस वीडियो को सुनता हूं दोस्तों, तो यह बात जो है ये बुरी तरह से बदहवास है। चिल्ला रहा है, डॉक्टर्स को गाली दे रहा है, मंत्रियों को गाली दे रहा है, सरकार को गाली दे रहा है। और उस एम्बुलेंस के पीछे मुझे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। शायद इस बदहवास बाप का बेटा है वो, जो अस्पताल पर आरोप लगा रहा है, जो बिहार के मंत्रियों, नेताओं पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने उसके बेटे को उससे छीन लिया। क्या इससे बड़ी, इससे ज्यादा हृदय विदारक तस्वीर आपको मिल सकती है आज की तारीख में? और अब यह खबर देखिए दोस्तों, आज तक की बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल का यह मामला है। इसमें पहले तो इस लड़की का पिता मर जाता है और फिर उस लाश को अस्पताल कर्मी पैक नहीं करते हैं। उस लड़की से कहा जाता है कि अपने पिता की लाश को तुम पैक करो। क्या कह रही है वो लड़की, सुनते हैं। गाड़ी खुद पैक किए हो? जी, खुद से पैक किया, कोई पैक नहीं किया। एक मिनट, कहाँ से पेशेंट आया है? मनसा टला। क्या नाम हुआ उनका? फखरू जमाल। आप कौन है? हम उनके बेटे। क्या नाम हुआ? रेशमा परवीन। थोड़ा सा मास्क नीचे करना। पूरा डिटेल बताइए, कब डेथ हुआ, कब लेके आप यहाँ पर आई हैं? सुबह हम लोग आज 8-9 दिन से भर्ती हैं। 3 तारीख से भर्ती हैं। मिलिए। हम सुबह 9 बजे से भर्ती लेकर 9 दिन हुआ हम भर्ती हुए, और सुबह में वो इंतकाल कर गए। हम कितना बोले आप पार्टी को पैक करने के बाद कोई पैक नहीं किया। खुद से हम पैक किए हैं। कंट्रोल रूम से शिकायत करने के बाद मुझे मिला किट, पीपी किट, और मैंने खुद पैक किया। आप कौन है उनकी? उनकी बेटी। क्या नाम हुआ? रेशमा परवीन। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, बिहार के मुख्यमंत्री से, कि राज्य से लगातार इस तरह की दास्तानें सामने उभर कर आ रही हैं, कोई जवाबदेही है या नहीं? रोज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए, कोई जवाबदेही तय की जाएगी या नहीं?
मुझे अब आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। एक जमाने में आपको सुशासन बाबू कहा जाता था, मैं भी उस पर इत्तेफाक रखता था, मगर ये तस्वीरें देखने के बाद बिल्कुल नहीं। और अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं ना दोस्तों, वो बहुत ही सिहरन पैदा करने वाला है। खबर दे रहे हैं टाइम्स नाउ के पत्रकार प्रशांत कुमार, और ये बता रहे हैं कि पीपीई किट में लाशों को लपेटकर नदियों में फेंक दिया जा रहा है। वो ट्वीट में क्या कह रहे हैं? नाउ बॉडीज रैप्ड इन पीपीई found floating in Patna near Gulbi Ghat. Eyewitnesses say they have been spotting bodies every day. रोज पटना के पास गुलबी घाट में पीपीई से लिपटी लाशों को फेंक दिया है नदी में। सुनिए वहां पर एक शख्स क्या कह रहा है आपके सामने। कल्याण से नदिया ये नहीं और इसमें आए थे कैमरा वैमरा लेके, हम बोले कि सर उधर लहास है, घड़ी लहास मिलते रहता है, डेली के डेली पर ही रहता है लहास। हाँ ये तो पीपी किट पहने हुआ है लाश, तो ये तो कोरोना वाला होगा ना? हाँ कोरोना वाला है सर, और बहुत दिन से था, कल फैन था। हाँ, रोज यहाँ लहास से रहता है। हाँ तो डर लगता है काम करने में? डर महक लगता है बहुत ज्यादा, था मुंह बांध के काम करते हैं, यहाँ बहुत दिक्कत होता है। और खुद को लगता है डर कि कोरोना हो जाएगा? हाँ तो डर लगता है ना कोरोना हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस पर ध्यान देंगे। यह है बिहार की एक के बाद एक दास्तानें। आप जानते हैं इस वक्त शहरों में मुझे जो लगातार अब तक कॉल्स आ रहे थे मदद के, उसमें बहुत कमी आ गई है। मगर गांव में दोस्तों, गांव में एक नई सुनामी आ रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्नाव में क्या हो रहा है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह है पत्रकार ब्रजेश मिश्र का ट्वीट, और उसमें क्या कह रहे हैं पहले मैं आपको बताता हूं उनका ट्वीट क्या कह रहा है। उन्नाव में गंगा जी के किनारे दफनाई गई लाशें बताती हैं कि यह सिर्फ महामारी से नहीं बल्कि सरकार की नाकामी और कुप्रबंधन से बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। कोरोना के असली आंकड़े गंगा जी के किनारे दफन हैं या बह रहे हैं, जिन्हें चील, गिद्ध और जानवर नोच रहे हैं। स्थितियां अत्यंत विकट हैं, मन खिन्न है। लाशों को हिंदू नदी के तट पर दफना रहे हैं, क्योंकि हमें तो आज से 4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, तब हमें यह बताया गया था ना कि जितने कब्रिस्तान हैं उतने शमशान क्यों नहीं है। तो देखिए ना भारतीय जनता पार्टी, शमशान और कब्रिस्तान के बीच का फर्क ही खत्म हो गया। आज की तारीख में हिंदू भी मजबूर है कि वो अपने परिजनों की लाश को दफनाएं, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए, चिता जलाने के लिए उसके पास लकड़ी नहीं है। वो अपने परिजनों की लाशें जो है गंगा में बहा रहा है, यमुना में बहा रहा है। हमीरपुर की तस्वीर हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर हो, तमाम जगहों पर इस तरह की मिसालें आ रही हैं। उन्नाव की मैंने आपको मिसाल दी। जो पॉलिटिकल पार्टी शमशान और कब्रिस्तान की सियासत करता है, वो जनता को सिर्फ यह दे सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। बताइए ना, जवाबदेही किसकी है? किसी की तो जवाबदेही बननी चाहिए दोस्तों। किसी को तो इस राज्य की जनता के दर्द भरे आंसू को पूछना पड़ेगा। या हम एक बार फिर अपनी आंखें पलट लेंगे, या एक बार फिर आज से 6-8 महीने बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा गर्म होगा, फिर वही हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि अमित शाह कहां हैं? कहां है अमित शाह? अमित जी, क्या आप इस वक्त योजना बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनावों को कैसे जीता जाए? मैं पहले भी कहता रहा हूं और फिर दोहराऊंगा, जीतकर आप कर भी क्या लोगे? शमशान कब्रिस्तान पर राज करके आप कर भी क्या लोगे? आपके सामने तस्वीर है। ब्रजेश मिश्र ने जो वीडियो पेश किया है, यह बता रहा है कि आपकी गवर्नेंस की क्या तस्वीर है, क्या हकीकत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के गांव में हाहाकार मचा हुआ। मैं आपको बताता हूं कि वहां पर हाईकोर्ट ने क्या कहा है। आपके स्क्रीन पर हाईकोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश। कहा, पंचायत चुनाव में जबरन ड्यूटी कराने से कर्मचारियों की मौत हुई, अब भरो इनका मुआवजा। यह हैसियत है वहां की जनता की। पहली बात, आप उन्हें सुरक्षा नहीं देते हैं, फिर उन्हें जबरदस्ती ड्यूटी करने भेजते हैं पंचायत चुनावों में। कई लोग वहीं पर दम तोड़ देते हैं। ढेरों वीडियोस, इसी कार्यक्रम में मैंने आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 वीडियोस दिखाए हैं कि वहां पर अध्यापक हाथ जोड़ रहे थे
कई आंकड़े बता रहे हैं 700 अध्यापकों की मौत हो गई है पंचायत चुनावों में। एक एक अध्यापक 30-30, 40-40, 50-50 बच्चों का भविष्य संवारता है। 700 अध्यापकों की मौत के मायने आप समझते हैं? निशब्द हूं मैं। यह अपने आप में एक बहुत ही जघन्य अपराध है जो मानवता के साथ किया गया है, देश की जनता के साथ किया जा रहा है, मगर यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि चमकाने में लगी हुई है। 13,000 करोड़ का यह देखिए बंगला बनाया जा रहा है, अभी भी निर्माण हो रहा है। और यही नहीं दोस्तों, जब वहां पर पत्रकार जाते हैं तो यह बैनर लगा दिया जाता है कि ना वीडियो खींचा जा सकता है, ना तस्वीरें ली जा सकती हैं। अरे अब आपको शर्म क्यों आ रही है? जब कोरोना काल के बीचों बीच आप बंगला बनवा रहे हैं प्रधानमंत्री का 13,000 करोड़ का, तो तस्वीरें खिंचवाने में क्यों शर्म? डंके की चोट पर आप बजाइए ना उसको। डंके की चोट पर छाती ठोक कर कहिए कि हां हम बंगला बना रहे हैं, और आप कर भी यही रहे हो। मगर उस देश के आम इंसान को अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा है। पीपी किट से लिपटी लाशें जो हैं वो नदियों में बह रही हैं। हिंदू मजबूर है लाशों को नदी के तट पर दफन करने के लिए। जवाबदेही तो तय होगी कि नहीं होगी, बताइए। दोस्तों, मोदी सरकार की निगाह से सबसे करारा तमाचा उनके चेहरे पर यह है कि आज की तारीख में कम से कम भारत के 10 राज्य हैं जो विदेशों से वैक्सीन मंगाने को मजबूर हैं। आपके स्क्रीन पर वैक्सीन की कमी के चलते 10 राज्य वैक्सीन के लिए दुनिया में टेंडर जारी करने वाले हैं। और ये कौन कौन से राज्य, एक एक करके आपको पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हरियाणा। मैं आज पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, इससे ज्यादा शर्मनाक आपके लिए क्या तस्वीर हो सकती है कि हमारे राज्यों को विदेशों से वैक्सीन मंगवानी पड़ रही है, उसके लिए वो टेंडर जारी कर रहे हैं। और यहां पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दिल्ली के मामले में अड़ंगा डाल देंगे, क्योंकि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल के हाथ में कोई ताकत ही नहीं। अरविंद केजरीवाल कितने बेबस हैं आपके सामने। इंडियन स्टेट्स लेफ्ट टू कॉम्पीट, fight with each other in the international market. UP fighting Maharashtra, Maharashtra fighting Odisha, Odisha fighting Delhi. Where is India? Portrays such a bad image of India. India as one country should procure vaccines on behalf of all Indian states. क्या कह रहे हैं यहां पर अरविंद केजरीवाल? इस सरकार ने राज्यों को इतना मजबूर कर दिया है कि वैक्सीन के लिए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से लड़ाई कर रहा है, महाराष्ट्र उड़ीसा से लड़ाई कर रहा है, उड़ीसा दिल्ली से लड़ाई कर रहा है। मगर भारत कहां है? भारत सरकार को यहां पर पहल करनी चाहिए और यह पहल करके सभी राज्यों के लिए टीके मंगवाने चाहिए। यह बात सही है या नहीं है, या इस बात को लेकर भी आपको बुरी लगेगी बात? बताइए ना। क्या आप सुनेंगे इस राज्य के मुख्यमंत्री की आवाज? क्या आप सुनेंगे उद्धव ठाकरे को? क्या आप सुनेंगे येदियुरप्पा को? क्योंकि कर्नाटक आज की तारीख में, जो कि बीजेपी शासित है, कोरोना को लेकर इस वक्त देश में नंबर 1 हो गया है। मुंबई चुपचाप काम कर रहा है, वहां हालात बेहतर होते जा रहे हैं। उसकी तारीफ न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने की है, बल्कि खुद भारत सरकार के नीति आयोग ने की है। मगर मैं समझना चाहता हूं इस सरकार से, मोदी सरकार से, कि आप महाराष्ट्र से कुछ सीखते क्यों नहीं? बताइए, क्यों नहीं सीखते? क्योंकि आपके खुद सुप्रीम कोर्ट इसकी तारीफ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, विपक्ष ने बाकायदा इस सरकार को खत जारी किया है और इसमें उन्होंने कई सुझाव दिए हैं। ये सुझाव आए हैं सोनिया गांधी की तरफ से, शरद पवार की तरफ से और विपक्ष के कई नामी गिरामी हस्तियों की तरफ से। और ये वो चिट्ठी है। क्या क्या बातें कही हैं, मैं एक एक करके आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। सभी घरेलू बाजार या विदेश से जहां भी संभव हो केंद्रीय स्तर पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, पूरे देश में तत्काल निशुल्क और यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाए। देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग शुरू किया जाए। वैक्सीन के लिए बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाए। सेंट्रल विस्टा यानी कि प्रधानमंत्री के घर का जो निर्माण हो रहा है उसे तुरंत रोका जाए। इसके स्थान पर आवंटित धनराशि का इस्तेमाल ऑक्सीजन और वैक्सीन खरीदने के लिए किया जाए। 9वें अंक को पढ़िए।
हमारे लाखों अन्नदाताओं को महामारी का शिकार होने से बचाने के लिए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए ताकि वो देश के लोगों को भोजन देने के लिए अनाज का उत्पादन करते रहें। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप इस सरकार के भक्त हो सकते हैं, मगर इसमें जो बातें कही गई हैं इसमें कौन सी गलत बातें बताइए। आज की तारीख में किसान को टीकरी गाजीपुर पर प्रदर्शन करते रहना चाहिए क्या, या वो घर वापस जाए और अपना काम करे। आज की तारीख में आप जो हजारों करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा में लगा रहे हैं वहां लगना चाहिए, या फिर ऑक्सीजन बेड्स और अस्पतालों में वो पैसा लगे। विपक्ष आज की तारीख में जो ये मांग उठा रहा है, क्या वो गलत है? ये सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। आजाद भारत के इतिहास में दोस्तों, राज्यों की या देश की जनता की इस कदर बेचारगी कहीं नहीं देखी गई है, और सरकार मुद्दे को संबोधित करने के बजाय अब भी अपनी छवि को चमकाने में लगी हुई है, जैसे कि बार बार मैंने अपने कार्यक्रमों के जरिए आपको बताया। मगर आज बहुत जरूरी है कि सरकार में जवाबदेही तय की जाए, कुछ इस्तीफे लिए जाएं। शुरुआत कीजिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के इस्तीफे से, फिर बात कीजिए अमित शाह से, देश के गृह मंत्री से, कि आप नदारद हैं। क्या प्रधानमंत्री को उन पर विश्वास नहीं रहा? आखिर क्या बड़ी वजह है कि जब भी कोई बड़ा संकट आता है अमित शाह नदारद होते हैं? और यही मुद्दा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में उठाया था। मगर हम यहां बेबाक में आपके सामने ये मुद्दे इसी तरह से लाते रहेंगे। हमें इस बात की परवाह नहीं कि हुक्मरानों को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी इस देश की जनता को लेकर है, इस देश के मजलूम को लेकर है, उस इंसान को लेकर है जो आज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, उस मौसी को लेकर है जिसका 27 साल का बेटा आज की तारीख में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मेरी जवाबदेही उनके प्रति है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।